मुत्तू केरल में कांच व्यापारी था। कोलम में उसकी फैक्ट्री थी जिसमें छोटी बड़ी सभी चीज बना करती थी। मुत्तू का घर छोटा लेकिन सुंदर था। मुत्तू के घर हर सोमवार को एक भिखारी आता था। मुत्तू उसे गर्मा गर्म खाना खिलाता। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। साई इतना कीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मुत्तू बाबू, खाने के स्वाद की तो बात ही क्या करना, आपके द्वारा दिया गया भोजन तो मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद है और प्रसाद तो हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। जब भिखारी चला गया तो मुत्तू की पत्नी किच्चू से बोली, तुम क्यों इस भिखारी को ताजा खाना खिलाते हो? 2-4 रुपए देकर विदा कर दिया करो। ये गरीब तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। कभी मैं भी बहुत गरीब था, तब भी इस आदमी को कैंटीन से कुछ न कुछ खिलाता था। मैंने इसे दद्दू कहना शुरू कर दिया। उसी पुराने समय से ही मेरा और दद्दू का रिश्ता है। पापा जल्दी चलिए, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ और आप फैक्ट्री के लिए। मुत्तू जब फैक्ट्री में पहुँचा तो रूहानी नाम का एक आदमी उससे मिलने आया। नमस्कार साहब, मेरा नाम रूहानी है। कई साल पहले मैं मिस्र में काम करने गया था। मेरी बेटी उस समय 6 साल की थी। मैं अक्सर उसे पिरामिड घुमाने ले जाता था। फिर मैं भारत लौट आया। अब मेरी बेटी 12 साल की हो गई है। वो अपने जन्मदिन पर कांच के पिरामिड की मांग कर रही है। मैं कांच के 5 पिरामिड बनवाना चाहता हूँ, छोटे छोटे। बन जाएंगे। आप पारदर्शी कांच चाहते हैं या रंगीन कांच? रंगीन कांच के ज्यादा सुंदर लगेंगे। अगर एक छोटे मंदिर के साइज के पिरामिड बनाऊंगा तो 5 पिरामिडों का खर्च 15,000 रुपए आएगा जी। ठीक है, कल आपको मैं पैसे दे जाऊंगा। अगले दिन रूहानी को अपनी तनख्वाह मिलने वाली थी। वो अपने मालिक से 15,000 रुपए लेकर बस में बैठ गया। कुछ देर बाद बस ने उसे फैक्ट्री पर छोड़ दिया। रूहानी बहुत खुश होकर मुत्तू के पास पहुंचा और उसने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन किसी ने उसकी जेब काट ली थी। मेरी जेब तो फटी हुई है। लगता है बस में किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? मेरे पूरे महीने की कमाई थी साहब। अब मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? परेशान मत हो रूहानी, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी। मैं तुम्हें पिरामिड फ्री में बना कर दूंगा। बेटी को इस साल का तोहफा मेरी तरफ से। शुक्रिया साहब, आप काफी पढ़े लिखे होंगे, तभी आपने शीशे का इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। नहीं जी, मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। ये कारोबार मैंने अपने व्यवहारिक ज्ञान के बल पर खड़ा किया जी। मुत्तू के घर के बगल में एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले के मालिक रोहन गुप्ता थे। रोहन विदेश से पढ़ाई करके आए थे। उन्हें अपने पिता से शराब बनाने का कारोबार विरासत में मिला था। रोहन बेहद घमंडी था। वो सिर्फ पैसों का सम्मान करता था। डार्लिंग, मुझे एक नई कार खरीदनी है। 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो ना। तेरे पास पैसों की कमी है क्या, जो तुम सिर्फ 20 लाख की कार खरीदोगी? कम से कम 50 लाख वाली कार खरीदना। कौशल सोकर उठा कि नहीं? नहीं, अभी नहीं उठा है। कल रात 2 बजे तक वीडियो गेम खेल रहा था। रोहन का बेटा कौशल 12 बजे से पहले सोकर नहीं उठता था। वो अक्सर स्कूल की छुट्टी करता। शाम को कौशल पार्क में अपने दोस्तों के साथ बातें करने जाता। उसे पार्क में मुत्तू का बेटा रमन मिलता। रमन रस्सी कूदता था। देखो दोस्तों, रमन कैसे लड़कियों की तरह रस्सी कूद रहा है। इसका नाम रमन नहीं रश्मि होना चाहिए था। मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। तेरी तरह आवारा नहीं बनना चाहता, इसलिए रस्सी कूद रहा हूँ।
अपनी औकात में रहकर बात कर रमन, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। किसी की औकात इस बात से नापी जाती है कि वो खुद क्या है, ना कि उसके बाप और दादा क्या हैं। कौशल जब घर पहुंचा तो उसका मुंह फूला हुआ था। पापा, रमन ने आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट की है और आपकी भी। वो कह रहा था कि मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है। उस गरीब की इतनी हिम्मत, हमारे बंगले के सामने उस मुत्तू का घर चूहे जैसा है। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि उसको मेरे बंगले के बगल में जमीन मिल कैसे गई। रोहन रात में मुत्तू के घर पहुंचा। दरवाजा खोलो मुत्तू, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे रोहन भाई, इतनी रात को क्या हुआ? तुम्हारा लड़का बहुत बदतमीज है, उसने मेरे बेटे को आवारा कहा। अंकल, शुरुआत कौशल ने की थी। बड़े लोगों की बातों को थोड़ा सहन करने की आदत डालो। मेरी बहुत जान पहचान है, मुझसे पंगा लोगे तो यहाँ रह नहीं पाओगे। अपना गुस्सा निकालकर रोहन चला गया। पापा, आपने रोहन अंकल से कुछ कहा क्यों नहीं? बेटा, रोहन दौलत के नशे में है, उसे होश नहीं कि वो क्या कह रहा है। किसी दिन उसका नशा उतरेगा तो उसे पछताना होगा। अगर आगे से कौशल कुछ कहता है तो तुम उसकी बात पर ध्यान मत देना। रोहन अपनी फैक्ट्री में बनने वाली शराब को ज्यादा नशीला बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन केमिकल का प्रयोग करता था, लेकिन ऑक्सीटोसिन ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से शराब जहरीली हो जाती है। रोहन की शराब से कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, इसलिए सरकार ने उसकी फैक्ट्री को सील कर दी और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। रोहन पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब क्या होगा रोहन? अगर तुमने जुर्माना नहीं चुकाया तो सरकार हमारा बंगला, कार और बाकी सारी प्रॉपर्टीज नीलाम कर देगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। शराब तो मैं अभी भी बनाऊंगा, लेकिन सरकार को पता नहीं चलने दूंगा। रोहन कांच की बोतलें जिस आदमी से खरीदता था, उसने रोहन को बोतलें बेचने से इनकार कर दिया। शर्मा, 1000 बोतलें नए एड्रेस पर भेज दो। नहीं, तुमने जहरीली शराब बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं अब तुम्हारे लिए बोतलें नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, भाड़ में जाओ। रोहन मुत्तू के पास पहुंचा। क्या हुआ रोहन? क्या कौशल और रमन की फिर से लड़ाई हो गई? नहीं, उन सब छोटी मोटी बातों को भूल जाओ। तुम्हारा कांच का कारोबार है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 1000 कांच की बोतलें बना दो। सरकार ने तुम्हारी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया, फिर भी तुम अपना धंधा जारी रखना चाहते हो? उससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं तुम्हें 2 गुनी रकम दूंगा। नहीं, कितनी भी रकम दो, मैं गैर कानूनी काम के जमेले में नहीं पड़ना चाहता। और अगर ये काम गैर कानूनी नहीं भी होता तो भी मैं शराब के लिए बोतल तो नहीं बनाता। मैं नशीली पदार्थों को बढ़ावा नहीं देना चाहता। ज्यादा नैतिकता मत झाड़ो। पैसा देखो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। नहीं, मैं अपने उसूलों पर काम करता हूँ। रोहन ने और भी कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उसके लिए काम करने को तैयार नहीं हुआ। अंततः वही हुआ जिसका रोहन को डर था। रोहन की सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी गई। उसे एक किराए के छोटे से घर में शरण लेनी पड़ी। मुत्तू ने एक कार खरीद ली थी। वो ऑफिस से लौटकर जब घर पहुंचा तो हॉर्न बजाता ताकि उसकी पत्नी गेट खोलने के लिए आ जाए, लेकिन रोहन को लगता कि मुत्तू उसे चिढ़ाने के लिए हॉर्न बजा रहा है। 2 कौड़ी की कार खरीदकर मुत्तू मुझे उकसा रहा है। अगर पड़ोसी होने के नाते ये मेरे लिए बोतलें बना देता तो आज मुझे इस छोटे घर में नहीं रहना पड़ता। इसके पूरे परिवार को कार सहित समुद्र में डुबा दूंगा। एक दिन जब मुत्तू अपने परिवार के साथ कार में फिल्म देखने जा रहा था तो पीछे से एक बड़ी मशीन ने उसकी कार उठा ली और एक बड़े से ट्रक में डाल दी। मुत्तू, किच्चू और रमन ने खुद को बिल्कुल अंधेरे में पाया। ये क्या हो रहा है पापा? पता नहीं बेटा, शायद किसी ने हमें किडनैप कर लिया है। एक आदमी मुत्तू के पास एक कागज लेकर आया। इस कागज पर लिखा है कि तुम अपना मकान और फैक्ट्री रोहन गुप्ता के नाम करके हमेशा के लिए धार्मिक यात्रा पर जा रहे हो।
इस पर साइन करो, वरना तुम्हारा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। मुत्तू के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे कागज पर साइन करने पड़े। तब भी मुत्तू के परिवार को छोड़ा नहीं गया और बीच समुद्र में फेंकवा दिया गया। मुत्तू और किच्चू बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक टापू पर पाया। मम्मी पापा, आप समुद्र में बेहोश हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मैं आपको यहाँ तक खींच कर लाया। पीछे देखिए, कांच के कितने बड़े बड़े पिरामिड हैं। ये पिरामिड तो मिस्र के पिरामिड जितने बड़े लग रहे हैं। टापू पर रंगीन पारदर्शी कांच के 5 बड़े पिरामिड थे। तीनों लोग जब एक पिरामिड के पास गए तो उन्होंने देखा कि पिरामिड में एक दरवाजा लगा हुआ है। तीनों लोग दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मायावी कांच के पिरामिडों में स्वागत है। ये पिरामिड ईमानदार लोगों के लिए एक इनाम है और लालची लोगों के लिए अभिशाप। तुम अपनी जरूरत की मनचाही वस्तु मांग सकते हो। हमें सिर्फ थोड़ा खाना, थोड़ा पानी और एक जहाज चाहिए जी, जिससे हम अपने देश वापस लौट सके। समुद्र किनारे जाओ, वहां तुम्हें जहाज मिल जाएगा। उसी में खाना और पानी भी होगा। पूरब दिशा में चलते जाना, तुम अपने देश पहुंच जाओगे। मुत्तू का परिवार सकुशल जहाज से केरला लौट आया। रोहन ने मुत्तू के घर पर कब्जा कर रखा था। रोहन, मेरे घर से बाहर निकलो। ये मकान और तुम्हारी फैक्ट्री तुम मेरे नाम कर चुके हो। मेरे पास सबूत भी है। निकल जाओ यहाँ से। मुत्तू के परिवार को जान पहचान की एक दुकान में शरण लेनी पड़ी। रोहन ने अपने एक आदमी से कहा, तुम मुत्तू के पीछे साए की तरह रहना और देखना कि ये क्या प्लान बना रहा है। हमें रोहन के खिलाफ केस दायर करना होगा। लेकिन केस लड़ने के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। हमारी हर चीज पर रोहन ने कब्जा कर लिया है। पापा, हमें पिरामिडों के पास चलना चाहिए और कुछ रुपए मांग लेने चाहिए। मुत्तू जहाज से फिर पिरामिडों के पास पहुंचा। मेरे पड़ोसी ने मेरे घर और फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया जी। केस लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैं रुपए नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें सोने का एक हार देता हूँ। इसे बेचकर तुम अपनी जरूरत के लिए पैसे जुटा लोगे। रोहन के आदमी ने ये सब देख लिया। उसने तुरंत जाकर सब कुछ रोहन को बता दिया। सोना देने वाला पिरामिड, फिर तो मजा ही आ गया। 2 दिन बाद रोहन जहाज से उस टापू पर पहुंच गया जिस पर जादुई पिरामिड थे। वो पिरामिड के अंदर जाकर बोला, मुझे 10 क्विंटल सोना चाहिए। तू बेईमान और लालची है, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। सिर को छोड़कर रोहन का पूरा शरीर सोने का बन गया। वो पत्थर की तरह एक जगह खड़ा रह गया। मुझे माफ कर दो, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह मैं पत्थर की तरह पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। रोहन कई दिनों तक पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसका भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन मुत्तू पिरामिड में पहुंचा। मुत्तू सारा मामला समझ गया। रोहन, लगता है तुमने अपने लालच की पूर्ति करने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारा शरीर सोने का बन गया। हाँ, मुझे बचा लो मुत्तू। मैं इस तरह अपना जीवन नहीं गंवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा घर और फैक्ट्री वापस लौटा दूंगा। हाँ। उसकी जरूरत नहीं है। मैं केस जीत गया हूँ और मुझे मेरा घर और फैक्ट्री वापस मिल गया जी। मैं तो यहाँ पिरामिड को धन्यवाद देने आया था। अब मैं चलता जी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मुत्तू, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरा भी परिवार है। तब मुत्तू ने पिरामिड से कहा, हे पिरामिड, रोहन को माफ कर दो। मुत्तू के कहने पर पिरामिड ने रोहन को माफ किया और रोहन का शरीर पहले जैसा हो गया। रोहन के रिक्वेस्ट करने पर मुत्तू ने रोहन को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी और रोहन एक सामान्य जीवन बिताने लगा। सीताराम राजगढ़ गांव में रहता है। राजगढ़ गांव में सड़क आ जाने से गांव का विकास होना शुरू होता है। और कैसे हो सीताराम? सभी लोग शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे?
नहीं, मैं तो अपने ही गांव में रहकर कुछ काम कर लूंगा। पर तुम करोगे क्या? सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर बनाऊं और उसमें किराएदार रखकर अपना खर्चा चला लूं। पर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घास का घर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। घास की तो हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। देखना, बड़े महल जैसा घर होगा मेरा। सीताराम जंगल जाता है और वहाँ से बहुत सारी सूखी घास लेकर वापस आता है और उस घास को बुनकर घर बनाने लगता है। कई दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सीताराम का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। कई दिन तक ढूंढने पर सीताराम को एक किराएदार मिलता है। मुझे 2 कमरे चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आपके गांव के स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए गुरुजी। इतना बड़ा घर आप लोगों के लिए ही तो बनाया है। आ जाइए। सीताराम किराएदार को घर दिखाता है। किराएदार को घर पसंद आता है। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे सीताराम जी, आपके घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। ये तो रात को ठीक से सोने भी नहीं देते। माफ कीजिए गुरुजी, मैं आज ही चूहेदानी लाकर सारे चूहों को भगा देता हूँ। सीताराम दुकान में जाकर चूहेदानी खरीदता है और चूहेदानी की मदद से जंगल में छोड़ कर आता है। कुछ दिन तक तो किराएदार को कोई भी शिकायत नहीं रहती, पर जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश का पानी सीताराम के घास के घर में घुसने लगता है, जिसकी शिकायत लेकर किराएदार फिर से सीताराम के पास आता है। सीताराम जी, अब नई समस्या खड़ी हो गई है। क्या बात है बताइए, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। किराएदार सीताराम को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर छत से बारिश का पानी टपक रहा है। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी टपकना शुरू हो गया। अब आप ही बताइए, बारिश के मौसम में तो यहाँ घर के अंदर बाढ़ ही आ जाएगी। माफ कीजिए गुरुजी, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। सीताराम बाजार से एक बड़ा सा त्रिपाल और ताड़ पत्री खरीद कर लाता है, जिसे वो अपने घर के ऊपर रख देता है। लीजिए गुरुजी, अब आपकी पानी टपकने की समस्या भी खत्म हो गई। धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे सीताराम की छत का त्रिपाल और ताड़ पत्री दोनों ही फट जाते हैं और बारिश का पानी एक साथ घर में आ जाता है। किराएदार गुस्से में सीताराम के पास जाता है। देखिए सीताराम जी, अब तो हद ही हो गई है। घर का सारा राशन भीग गया है। ऐसे में कोई कैसे आपके इस घास फूस के घर में रह सकता है? अब माफ कीजिए गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी मत मांगिए, कुछ कीजिए। अगर आपने एक हफ्ते में ये घर ठीक नहीं किया तो मैं अपना कमरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सीताराम परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे परेशान देखकर उसका दोस्त दिवाकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, बारिश की वजह से घर के अंदर पानी घुस रहा है, जिससे किराएदार ने घर खाली करने के लिए कहा है। अब घास फूस का घर है तो पानी तो घुसेगा ही ना। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो कुछ टाट पट्टी या प्लास्टिक की ताड़पत्री लगाकर देखो। वो सब करके भी देख लिया, उनका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारी समस्या का कोई हल मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दिवाकर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सीताराम फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने घर को बारिश में चूने से बचाए। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सीताराम कुछ भी नहीं कर पाता और बारिश का पानी घर में घुसने की वजह से अब किराएदार घर को खाली करने लगता है। गुरुजी, कुछ दिन और रुक जाइए। देखिए सीताराम जी, मैंने आपको एक हफ्ते का समय दिया था और 10 दिन बीत चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, घर के अंदर पानी का तालाब बना हुआ है और इस तालाब में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगा? हे भगवान, बड़े मुश्किल से तो एक किराएदार मिला था, दूसरा किराएदार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? और किराएदार मिल भी गया तो मैं इस टपकती छत का क्या करूंगा? सीताराम बहुत दुखी और निराश हो जाता है कि तभी उसके पास दिवाकर आता है। मुझे तुम्हारी समस्या का
समाधान मिल गया है। क्या है, जल्दी से बताओ। दिवाकर सीताराम को एक किताब देता है। इस किताब का मैं क्या करूँगा? जब राम जी और सीता माँ वनवास गए थे, तब उन्होंने जंगल में एक जादुई घास के पौधे से घर बनाया था, जो कि उन्हें सर्दी गर्मी से बचाता था। और भी कई चमत्कारिक गुण उस घास में है। किताब खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीताराम किताब खोलकर उस जादुई घास के पौधे को देखता है और खुश हो जाता है। वो किताब को लेकर जंगल में जाता है और जादुई घास को ढूंढने लगता है कि तभी सीताराम के पीछे एक शेर पड़ जाता है। सीताराम शेर से खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और जाकर एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सीताराम जब गड्ढे में थोड़ा आगे चलता है तो वो देखता है कि सामने कुछ चमक रहा है। सीताराम समझ जाता है कि ये वही घास है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक वानर दिखाई देता है। तुम्हें क्या चाहिए सीताराम? मुझे ये जादुई घास चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुए तो तुम्हें ये जादुई घास मिल जाएगी। हे वानर रूप धारण किए हनुमान जी, आप सवाल पूछिए। राजा राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? अब 14 साल के लिए। राजा राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अब लंकापति रावण। अब आखिरी प्रश्न, भगवान श्री राम को महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए राजघराने को छोड़कर वनवास जाने का निर्णय लिया था। तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम जितना चाहे उतना जादुई घास ले जा सकते हो। जय हो सीता मैया की, जय हो रामचंद्र जी की। हे ईश्वर, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाओ। जय हो प्रभु, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय हो सीता मैया, जय हो रामचंद्र जी की। सीताराम जादुई घास का एक बड़ा गड्ढा बनाकर घर ले आता है। सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बुनने लगता है। जैसे ही सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बनाता है, उसका पूरा घर जादुई घास का महल बन जाता है। अरे वाह सीताराम, ये तो चमत्कार हो गया। ये सब तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है और तुम्हारी किताब के बताए हुए नुस्खे ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अगर मुसीबत के समय में एक दोस्त दूसरे के काम नहीं आएगा तो दोस्ती ही क्या। आ जाओ, तुम्हें अंदर से अपना जादुई घास का महल दिखाता हूँ। सीताराम दिवाकर को अपना जादुई महल दिखाने के लिए ले जाता है। जब ये बात किराएदार को पता चलती है कि सीताराम के घास का झोपड़ा जादुई घास का महल बन गया है, तो वो अपना सारा सामान लेकर सीताराम के पास वापस आता है। मुझे माफ कर दीजिए सीताराम जी, मैं आपके घर को छोड़कर चला गया था और ना जाने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, उस वक्त मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं थी और ऐसे पानी टपकने वाली छत में भला कोई कैसे रहेगा। पर अब मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया है। आप अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ सकते हैं। किराएदार अपना सारा सामान और परिवार को लेकर सीताराम के जादुई घास के महल में वापस रहने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे सीताराम के जादुई घास के महल के बारे में लोगों को पता चलता है और कुछ नए किराएदार रहने के लिए जादुई घास के महल में आने लगते हैं। रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? अरे मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है, सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया।
अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे, तुम चिंता मत करो। आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहां से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर 2 लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहां एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाएं? मोहित, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने। क्यों प्रधान जी? सही समझा है तुमने। ओह, तो ऐसी बात है। तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था। आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता न करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी, आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया, ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल मोहित, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित, मोहित, कहाँ गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रोने लगता है। अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, अब मैं क्या करूंगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं लुट गया।
थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई ये तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ ललित और मोहित। ललित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से। दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहां एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो। गजब की माया है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूं। लच्छू अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास, सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया। तुम भी तो परेशान हो। मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। क्या मांगते हो? मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी वहां एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया, इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उसे दरवाजे पर
एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए बहुत चक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी! प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? दिव्य, दिव्य है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में। और ये संदूक जो वहां दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह! चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत छुओ। इसे बस मैं खोल सकता हूँ। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या? लच्छू की बात काटकर प्रधान, ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा। सूखापुर गांव में दिनेश नाम का एक लालची किसान रहा करता था। सूखापुर गांव रेगिस्तान में बसा हुआ था। उस गांव में वर्षा ना के बराबर होती थी। गांव के लोग गर्मी और सूखे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। दिनेश के लालचपन की वजह से उसकी पत्नी रश्मि उससे बहुत परेशान रहती थी। एक तो हमारे गांव में वैसे भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा लालच समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। बकवास मत करो रश्मि। हमारा गांव वैसे भी रेगिस्तान में बसा हुआ है और रेगिस्तान में हर महीने बारिश तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पहले हमारा सूखापुर गांव हरियाली से भरा हुआ था और यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा भी हुआ करती थी। हाँ, वो घिसी पिटी कहानी मैंने भी सुनी है कि उस समय गांव में किसी इंसान के लालच की वजह से किसी दैवीय शक्ति वाले पुरुष ने गांव वालों को श्राप दे दिया और उस दिन से इस गांव में हरियाली की जगह रेत ही रेत है। ये बिल्कुल सही बात है जी, आपको इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे धन कमाने को लालच समझती हो तो समझती रहो। ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है और ना ही गांव वालों से। इतना कहकर दिनेश क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया दिनेश को देख गया। दिनेश मुखिया से नजर बचाकर छुपने ही वाला था कि तभी मुखिया की आवाज उसके कानों में टकराई। ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कोई लाभ नहीं दिनेश। कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि कभी अगर मुझसे बात करो तो आंख से आंख मिला सको? ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैं बस आपको देख नहीं पाया था। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ साफ देखा कि तुम नजर बचाकर मुझसे भाग रहे थे। मैं अब से क्यों भागूंगा मुखिया जी? क्योंकि परसों ही मुझसे बिरजू ने तुम्हारी शिकायत की थी। उसने कहा था कि तुमने कुछ रुपयों के लालच में अपनी बेकार की वस्तु सही बताकर उसे बेच दी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिरजू एक गरीब किसान है, मत भूलो कि तुम भी एक किसान ही हो। मैं किसान के साथ साथ एक छोटा व्यापारी भी हूँ। और मुखिया जी, व्यापार में इतना तो चलता है। और वैसे भी बिरजू कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं। वो एक 26 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ दिनेश। सिर्फ तुम्हारी पत्नी की शक्ल देखकर मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी पत्नी का चेहरा नहीं होता ना, तो तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देता। आप गांव के मुखिया जरूर होंगे,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो मन में आएगा आप वो करेंगे। मुखिया और सरपंच के जमाने चले गए, आज का जमाना कोर्ट कचहरी का है। अगर मुझ पर इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाइए, जाकर किसी कोर्ट में मेरे नाम का मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दीजिए। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला गया और मुखिया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है, एक दिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। दरअसल दिनेश एक लालची किस्म का किसान था। वो खेती करने के अलावा तरह तरह की शहर से बेकार की वस्तुएं खरीद कर लाता और गांव वालों को सही बताकर उनसे अच्छी कीमत वसूलता और उन्हें मूर्ख बना देता। दिनेश एक छोटे से रेत के टीले पर बैठकर बोला, ये मुखिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जिस दिन मैं अधिक धन कमाने में सफल हो गया उस दिन मैं स्वयं गांव का मुखिया बनूंगा और ये ईमानदारी जैसे बेकार के नियम फाड़ कर फेंक दूंगा। तभी वहाँ पर एक रेत का गुबार सा उठा और देखते ही देखते उस गुबार ने एक रेत के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। दिनेश ये सब देखकर डर गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक लालची व्यक्ति हो और मुझे लालची इंसान बहुत पसंद है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम चाहो तो अपने गांव में वर्षा करवा सकते हो। वर्षा करवा सकते हो? वो कैसे? मैं तुम्हें उसकी शक्ति दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें गांव वालों से अधिक धन वसूलना होगा और अपने लालच को कभी भी समाप्त नहीं होने देना होगा। लालच की यही खासियत होती है कि वो कभी भी कम नहीं होता। लालच हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मैं अपने सूखापुर गांव में वर्षा करवा सकता हूँ तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना धनवान हो सकता हूँ। देखते ही देखते एक तरह से मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। दिनेश की बात सुनकर उस रेत के व्यक्ति ने कुछ रेत दिनेश को पकड़ा दी। ये लो, ये जादुई रेत है। जब भी तुम इस रेत में से कुछ रेत अपने गांव में फेंकोगे, तुम्हारे गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुमने गलती से भी ज्यादा रेत जमीन पर फेंक दी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे गांव में क्या होगा। अब जाओ यहाँ से। दिनेश वहाँ से चला गया। दिनेश के जाते ही वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, कितने समय बाद सूखापुर गांव में एक लालची व्यक्ति मुझे मिला है। अब समय आया है पुराना बदला लेने का। ये व्यक्ति अपने ही गांव को बर्बाद कर देगा। दिनेश उस रेत को लेकर सीधा अपने गांव पहुंच गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, गांव वालों, क्या तुम चाहते हो कि हमारे सूखापुर गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वर्षा हो और यहाँ रेत की जगह हरियाली आ जाए? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि अगर मैं चाहूँ तो इस गांव में वर्षा हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। वर्षा के बाद हरियाली होगी और तुम्हारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उस जमीन में तुम जो भी फसल उगाओगे वो सारी फसल मेरी होगी। लगता है तुम पागल हो गए हो दिनेश। जरूर तुम्हारा ये गांव के लोगों को ठगने का नया तरीका होगा। नहीं मुखिया जी, ये मेरे ठगने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये सत्य है। वैसे तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर गांव वालों का भला होता है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस गांव में जितनी भी जमीन पड़ी है उपजाऊ होने के बाद उसकी सारी खेती मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले वर्षा करा के तो दिखाओ। दिनेश ने जैसे ही रेत का एक अंश जमीन पर डाला, देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया और रेत में बसे हुए उस गांव में वर्षा होने लगी। सभी गांव वाले अपने गांव में पानी देखकर खुश हो गए। ये तो तुमने कमाल कर दिया दिनेश। तुम्हें ये चमत्कारिक चीज कहाँ से मिली? अपने काम से काम रखो मुखिया और अपने वादे पर अटल रहना। इतना बोलकर दिनेश अपने घर पर आ गया। घर पर उसकी पत्नी खुश होती हुई दिनेश से बोली, गांव वालों ने बताया कि आपके हाथ एक चमत्कारी चीज लगी है जिससे गांव में वर्षा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। बकवास बंद करो रश्मि।
ये सब मैंने गांव की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया है। अब गांव में जो भी उपजाऊ जमीन होगी उस सारी जमीन पर मेरा अधिकार होगा। मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। आपके अंदर लालच कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जब तुम्हारा पति देखते ही देखते बहुत अधिक धनवान हो जाएगा ना, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि लालच बुरी चीज नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। दिनेश वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में गांव की जमीन थोड़ी सी हरी भरी हो गई, मगर वैसी नहीं हुई जैसा कि दिनेश चाहता था। दिनेश एक लालची व्यक्ति था। वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, लगता है गांव में वर्षा कम हुई है। एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी रेत मैं जमीन पर फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्षा होने पर यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इतना बोलकर दिनेश ने वो सारी की सारी रेत जमीन पर फेंक दी, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई और कुछ ही दिनों में गांव का जीवन तहस नहस हो गया। गांव में अब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी। सारे घर नष्ट हो गए। ये सब देखकर दिनेश उस रेत के टीले के पास पहुंच गया। कहाँ हो तुम रेत के व्यक्ति? तुमने तो कहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लोग तबाह हो गए हैं। और तो और पूरे गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई है। सभी गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ ही पलों में वही रेत का व्यक्ति दिनेश के सामने आ गया। तुमसे मैंने कहा था कि उस रेत का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, लेकिन तुम एक लालची व्यक्ति हो। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे लालचपन की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं और मुझे उन्हें तड़पता हुआ देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल किसी जमाने में मैं तुम्हारे गांव का मुखिया था। मेरे लालच की वजह से मुझे और गांव को श्राप मिला था कि मैं और पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाएं। बरसों बाद मुझे बदला लेने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। दिनेश मुंह लटकाकर अपने गांव चला आया। दिनेश को देखकर सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुमसे मैंने कहा था दिनेश, तुम्हारे लालच का नतीजा किसी दिन बहुत बुरा होगा। और देखो, आज तुम्हारे लालचपन की वजह से सारे गांव को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है मुखिया चाचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से गांव वालों को तकलीफ पहुंची है। मैं गांव वालों का भरपूर सहयोग करूंगा। मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तो गांव वालों को ठंड से बचाने का इंतजाम करना होगा। इतना बोलकर दिनेश अपने घर से बहुत सारे मोटे बोरे और रुई ले आया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं। तुम सब बोरों और रुई से गुदड़ी के घर बनाओ ताकि तुम्हें ठंड में थोड़ा सुकून मिले। गांव वालों ने ऐसा ही किया। दिनेश के कहे अनुसार वो सभी बोरे और रुई मिलाकर झोपड़ी गुदड़ी के घर बनाने लगे। गांव वालों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिली। तुम्हारे अंदर का बदलाव देखकर मुझे अच्छा लग रहा है दिनेश, लेकिन गांव वालों को अभी पूरी तरह से राहत मिली नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बेघर हैं। मेरे पास एक उपाय है मुखिया जी। क्यों ना हम ट्रैक्टर की ट्रॉली को उल्टा करके उससे एक घर बनाएं। उससे होगा ये कि घर गर्म भी रहेगा और घर का घर भी हो जाएगा। वाकई तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अगर यही दिमाग तुम अच्छे कामों में लगाते तो आज बहुत सफल होते। मुखिया ने गांव में यही ऐलान कर दिया। गांव वालों का जीवन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अजीब घटना हुई। देखते ही देखते गांव से बर्फ समाप्त हो गई और ठंड भी खत्म हो गई और सारे गांव में हरियाली ही हरियाली छा गई। मुखिया दिनेश के पास आकर बोला, दिनेश, ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं मुखिया चाचा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलकर देखते हैं। दिनेश अपनी पत्नी सहित मुखिया के साथ बाहर आ गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप सही कहते हैं मुखिया चाचा, शायद ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया।
तभी दिनेश के कानों में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज टकराई। ये सब तुम्हारा ही कमाल है दिनेश। कौन है आप? और मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं भी इसी गांव का व्यक्ति हूँ। वर्षों पहले इस गांव को एक श्राप मिला था। उस श्राप को दिनेश ने तोड़ा है। मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, आप हैं कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक साधु इस गांव में आए थे। साधु के पास कुछ मोती थे जो उसे शहर में किसी को देने थे, मगर गांव के मुखिया की नीयत खराब हो गई। मुखिया ने साधु के वो मोती चुरा लिए। गुस्से में आकर साधु ने मुखिया सहित इस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाए, और वही हुआ। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? गांव वाले उस साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाए। तब साधु ने कहा कि इस गांव में कोई ऐसा लालची व्यक्ति जिसके लालच की कोई सीमा ना हो, जब वो सुधर जाएगा और उसके दिल में गांव के लोगों के लिए भलाई जन्म लेगी और उसका लालच समाप्त हो जाएगा, उस दिन उसका श्राप टूट जाएगा। और फिर वही हुआ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। रिमझिमगंज नाम का एक गांव था जहां अमित अपनी पत्नी दीप्ति और 2 बेटे कविश और अर्पित के साथ रहता था। मैंने कितनी बार कहा है कि घर में एक अलमारी ले आओ। कविश और अर्पित दोनों ही बड़े हो गए हैं, उनके कपड़े भी अभी ज्यादा हैं। कब तक मैं उन्हें पोटली में बांध कर रखूं? हाँ, तुम सही कहती हो। मैं आज ही बाजार जाकर एक अच्छी सी अलमारी देख कर लाता हूँ। अमित बाजार में जाता है और अलमारी की दुकान ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ पर पुरानी वस्तुएं बेचने वाली एक दुकान मिलती है जहाँ पर पुरानी अलमारी भी रखी होती है। अमित उसे खरीदकर अपने घर ले आता है। ये देखकर दीप्ति कहती है, अलमारी लाने को कहा था, ये क्या पुरानी अलमारी ले आए तुम? नई अलमारी लाने में क्या दिक्कत हो गई थी तुम्हें? दीप्ति उसमें सारे कपड़े रख देती है और अगले दिन सुबह के वक्त कविश और अमित दोनों की दोस्त प्रीति घर में उन्हें बुलाने आती है। कविश, अमित, कहाँ हो तुम दोनों? भूल गए क्या? आज हमें संग्रहालय जाना है। याद है हमें, बस तैयार ही हो रहे थे। चलो, मैं भी तैयार हूँ, बस मुझे टाई पहननी है। माँ ने अलमारी में रखी है। कविश अलमारी में टाई ढूंढने लगता है मगर उसे टाई नहीं मिलती। अचानक से वो अलमारी के अंदर चला जाता है। अलमारी के अंदर एक अलग ही दुनिया बन जाती है। कविश अलमारी से अमित और प्रीति को आवाज लगाता है, अर्पित, प्रीति, मैं अलमारी में हूँ, अंदर आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। ये कविश तो अलमारी में चला गया। चलो हम भी जाकर देखते हैं। प्रीति और अमित दोनों ही अलमारी में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अलग ही दुनिया है। चांद और सूरज दोनों एक साथ आसमान में दिख रहे हैं और दोनों ही बर्फ के बने हुए हैं। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर अपनी अलमारी के द्वार से आए हैं। ओह, तो वो अलमारी अब तुम्हारे पास है। यहाँ पर सारे घर, सूरज और चांद बर्फ से क्यों बने हुए हैं? बहुत लंबी कहानी है बेटा, जाओ अपनी दुनिया में जाओ और खुशी से जियो। नन्हा जी, कृपया करके हमें ये कहानी बताइए ना। अगर तुम लोग सुनना ही चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नन्हा उन्हें थोड़े आगे ले जाकर अपने प्रधान को दिखाता है जो बर्फ में फंसे हुए रहते हैं। ये हमारी दुनिया के प्रधान थे। करीब 20 साल पहले की बात है जब हमारे प्रधान ने ये तय किया था। ये गांव बाहरी दुनिया से गुप्त है। इस गांव को मेरे पूर्वज ने नए आयाम में बनाया था, जिसका दरवाजा मेरे पास है। मैंने तय किया है कि हम दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मेलजोल करके खुशी से जिएंगे। इसीलिए मैं अपनी दुनिया का दरवाजा एक अलमारी के अंदर बनाऊंगा। प्रधान जी दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मेल जोल करना चाहते थे। उन्होंने दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा अलमारी में छुपाकर रख दिया ताकि वो एक बार दूसरी दुनिया में जाकर लोगों को देखे। प्रधान जी दूसरी दुनिया में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सिद्धांत नाम का व्यक्ति मिलता है।
कहाँ से आए हो तुम? पहले कभी तुम्हें मैंने इस गांव में नहीं देखा। जी मैं इस गांव से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी दुनिया से हो? जी मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। दरअसल मेरे पूर्वज यहाँ आया करते थे, उसके बाद उन्होंने एक नई दुनिया बनाई। मैं बस इस दुनिया से तालमेल रखना चाहता था और देखना चाहता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। ऐसा है तो मुझे अपनी दुनिया में ले चलो, मैं भी तो जरा देखूं कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। प्रधान सिद्धांत को उस अलमारी के अंदर ले जाता है। जमींदार दूसरी दुनिया में आकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ये तो सच में एक अलग दुनिया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरे पूर्वजों ने इस दुनिया को बनाया था। उन्हें समुद्र के बीच में एक जादुई हीरा मिला था, जिसकी मदद से उन्होंने ये दुनिया बनाई थी। मैं वो जादुई हीरा देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो प्रधान? उस हीरे को देखना दूसरी दुनिया वालों के लिए मना है, मगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा अगर मेरे दिखाने से हमारे रिश्ते में विश्वास बढ़ता है तो। प्रधान सिद्धांत को वो हीरा दिखाता है। जमींदार उस हीरे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये तो काफी सुंदर और अनमोल हीरा है। यही हीरा है जो हमारी दुनिया को बांध कर रखता है। ये दुनिया तो बड़ी ही अच्छी है। मैं अपनी दुनिया में जाकर लोगों को जमा करता हूँ। सिद्धांत अपनी दुनिया में चला जाता है और उस हीरे को चुराने की योजना बनाने लगता है। अगले दिन सिद्धांत फिर से उस अलमारी के जरिए उस दुनिया में जाता है और उस हीरे के पास पहुंचता है और उस हीरे को अपनी जगह से निकालने जाता है। तभी प्रधान आ जाता है। रुको, ऐसा मत करना। तभी सिद्धांत उस हीरे को अपनी जगह से निकाल लेता है। निकालते ही प्रधान और उस दुनिया की सारी चीजें बर्फ में बदल जाती है, मानो जैसे समय रुक गया हो। इस वजह से ये दुनिया पूरी तरह से बर्फ में बदल गई। किसी सिद्धांत नामक व्यक्ति के पास आज भी वो हीरा रखा हुआ है। सिद्धांत नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। सिद्धांत को भूल गई क्या? हमारे गांव के जमींदार का नाम सिद्धांत है। पक्का फिर तो उन्होंने ही हीरा चुराया है। नन्हा, अगर हम उस हीरे को वापस लेकर उसकी जगह पर रख दें, तो क्या सब वापस पहले जैसा हो जाएगा? हाँ, अगर वो हीरा अपनी जगह वापस आ जाए तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, हम वो हीरा अपने जमींदार जो कि चोर है उसके घर से ले आएंगे और इस दुनिया को वापस पहले जैसा कर देंगे। प्रीति, अर्पित और कविश अपनी दुनिया में आ जाते हैं। हमने जोश जोश में कह तो दिया कि हम उस हीरे को ले आएंगे, मगर हम उसे लाएंगे कैसे? हमें चोर के घर में चोरी करनी होगी। मेरे पास उसका एक अच्छा उपाय है। अगले दिन कविश जमींदार के घर जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ? इतने तेज भागकर क्यों आ रहे हो? वो आपको प्रधान जी ने जल्दी बुलाया है, बहुत जरूरी काम है, जल्दी जाइए। जमींदार प्रधान के पास जाता है और दूसरी ओर प्रीति और अर्पित जमींदार के घर में घुस जाते हैं। अब जल्दी से हीरे को ढूंढते हैं। अर्पित, जाओ तुम घर से थोड़ी दूर खड़े रहो। अगर हमारे घर से निकलने से पहले जमींदार आ जाए तो तुम उसे किसी और चीज से भटका देना। अर्पित बाहर पहरेदारी कर रहा होता है और प्रीति और कविश घर में उस हीरे को ढूंढने लगते हैं। तभी अर्पित को जमींदार आते हुए दिखता है। अरे बाप रे, ये जमींदार तो यहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना होगा। कमाल है, प्रधान ने तो मुझे नहीं बुलाया था। जमींदार साहब, आपके बड़े वाले खेत में आग लग चुकी है। जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो आपकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्या? अरे आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जमींदार अपनी खेती में जाने लगता है। अरे तुम्हें वो हीरा मिला या नहीं? नहीं, पूरा घर छान मारा, मगर वो हीरा कहीं नहीं मिला। मिल गया, मुझे हीरा मिल गया। ये इस संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कविश को वो हीरा मिल जाता है। वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है। रुक जाओ, मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ काला है। लाओ, मेरा हीरा मुझे वापस करो।
ये हीरा आपका नहीं है, ये हीरा दूसरी दुनिया से आप चुरा कर लाए हैं। दे दो वरना। अर्पित, प्रीति, भागो। तीनों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर अपने अलमारी के पास पहुँचते हैं। जमींदार सिद्धांत उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है, मगर तब तक तीनों अंदर की दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और उस हीरे को उसकी जगह पर रख देते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, मगर वहाँ जमींदार भी आ जाता है। वो मेरा हीरा है, मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। जैसे ही जमींदार हीरा लेने वाला होता है, तभी प्रधान उससे कहते हैं, रुक जाओ सिद्धांत, अगर अभी तुमने इस हीरे को फिर से चुराने की कोशिश की तो तुम बर्फ में बदल जाओगे। जैसे ही जमींदार हीरे को छूता है, वो बर्फ में बदल जाता है। मैंने तो कहा था, मगर इस सिद्धांत ने मेरी बात सुनी ही नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। सिद्धांत को वही मिला जिसका वो भागी था। नन्हा सारी बातें प्रधान को बताता है कि किस तरीके से प्रीति, अर्पित और कविश ने उन्हें बचाया। मैं तुम तीनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। हमारी दुनिया के इंसान के कारण आप लोगों को इतना झेलना पड़ा। एक इंसान बुरा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे होते हैं। आप लोगों ने हमारी मदद की, ये इस बात का प्रमाण है। आप तीनों यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हैं। आगे से प्रीति, अर्पित और कविश अपनी अलमारी से दूसरी दुनिया में आते जाते रहते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और एक शहर में रहने वाले मान सिंह का व्यापार भी बंद हो गया। अपनी पत्नी अलका और बेटे दीपक के साथ उसने गांव लौट जाने का प्लान बनाया। मुझे लगता है कि अब हमें गांव वापस लौट जाना चाहिए। पिछले 25 वर्षों से गांव नहीं गए हो, तो अब किस मुंह से जाएंगे? यहाँ भूख से मरने से अच्छा है कि हम अपने गांव वापस चले जाएं। माँ बाप की मौत के बाद भी हम लोग गांव नहीं गए। सभी गांव वाले क्या बोलेंगे? जब जीवित रहना भी संघर्ष बन जाए तो इतना ज्यादा नहीं सोचा करते। शहर में लॉकडाउन है, मैं आज ही गांव जाने की परमिशन लेकर आता हूँ। मान सिंह प्रशासन से परमिशन लेकर घर आ गया और घर का सामान बांधकर परिवार के साथ गांव जाने के लिए निकल गया। मान सिंह का गांव जगनपुर बहुत हरा भरा दिख रहा है और वहाँ सभी लोग स्वस्थ हैं। मान सिंह को गांव में देखकर लोग घरों के बाहर आने लगे। तभी मान सिंह के बचपन का दोस्त रणजीत भी दौड़ कर आया। हाँ जी भैया, आपको किसके घर जाना है? ये मेरा गांव है और मुझे अपने ही घर जाना है भाई। मैं तो तुम्हें पहली बार इस गांव में देख रहा हूँ। मेरा नाम मान सिंह है, मैं मास्टर जी का बेटा हूँ। मान सिंह? तू? अरे तू तो मेरे बचपन का दोस्त है। देखा, मैं तुझे ही नहीं पहचान पाया। अरे रंजीते! दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। तू इतने वर्षों बाद क्यों आया है? चाचा चाची के बाद तेरा घर खंडहर बन गया है, खंडहर। मैं पैसे कमाने में अंधा हो गया था, अब लौट कर आया हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा भैया, मैं अब घर जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। रंजीत अपने घर चला गया और मान सिंह भी बच्चों को लेकर खंडहर बन चुके घर में पहुंचा। पापा, हम इतनी गंदी जगह पर कैसे रहेंगे? बेटा, मैंने इस जगह पे अपना बचपन गुजारा है, जीवन के 25 साल बिताए हैं यहाँ पर। अब हम इसको फिर से साफ करेंगे ताकि तुम्हारा यहाँ पर खूब मन लग सके। मान सिंह अपने बेटे और पत्नी के साथ घर की सफाई करने लग जाता है और सफाई करके वो लोग रहने लगे और खेती करने लगे। दीपक धूप में खेत से वापस आया और अपने पिता से बोला, पापा, मुझे क्या करना था और आपने मुझे क्या दे दिया? समय बदलता रहता है बेटा, समय एक जैसा नहीं होता है। पता नहीं पापा, ये वक्त कब बदलेगा। मुझे पढ़ाई करनी थी, मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और एक मैं हूँ कि इस गांव में बैठा हूँ जहाँ पर इंटरनेट तक नहीं है। देखो दीपक, लॉकडाउन खुलने तक हम यहीं रहेंगे, हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मान सिंह सो जाता है। एक दिन दोपहर को दीपक अपने कमरे की सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। दादाजी भी अजीब थे, कमरे के अंदर भी दरवाजा है। वैसे उस समय गांव में अटैच वॉशरूम का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर ये दरवाजा कहाँ का हो सकता है? खोल कर देखता हूँ मैं इसे। दीपक पूरी ताकत से वो दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुल गया
और वो रास्ता बेसमेंट में जा रहा है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई भूत तो नहीं है ना? लेकिन मैं इस गांव में वैसे भी परेशान हूँ, तो अच्छा है मैं इसके अंदर ही चला जाऊँ और हम लोगों को यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा। दीपक बेसमेंट के अंदर जाता है और वहाँ एक बड़ा कमरा है जिसमें 3 अलमारियाँ जर्जर हालत में रखी हुई हैं। तभी दीपक के ऊपर 3 चाबियाँ आकर गिरी। चाबियाँ? कुछ तो जादुई है, मुझे ये खोलनी चाहिए या फिर नहीं खोलनी चाहिए। दीपक चाबी हाथ में लेकर वापस भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। वो दोनों भी उसके साथ बेसमेंट में जाते हैं। मैंने इसे बचपन में देखा था, लेकिन इसके अंदर क्या है पिताजी ने कभी नहीं बताया और ना मुझे कभी यहाँ पर आने दिया। अब तक तो मैं इसको भूल चुका था। चलो आज खोलकर देख लेते हैं। मानसिंह ने चाबी पहली अलमारी में लगाई और अलमारी खुल गई, लेकिन मानसिंह की सांसें थम गई। वो हैरान रह गया क्योंकि अलमारी में बहुत सारे पैसे थे। मानसिंह ने दूसरी अलमारी खोली तो उसमें सोने के बिस्किट थे और तीसरी अलमारी हीरों से चमक रही थी। वाह पापा, दादाजी कितना कुछ छोड़ कर गए हैं हमारे लिए। हाँ बेटा, मैंने कहा नहीं था कि वक्त सबका बदलता है। मानसिंह ने उसमें से पैसे निकालकर गांव में हवेली बना ली और गांव में खेत खरीदकर नौकर रख लिए। साथ ही बिजनेस की तैयारियां भी कर ली। एक दिन दीपक रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ रणजीत मिलता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। और बताओ दीपक बेटा, कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारे हाथ में? नहीं अंकल, लॉटरी नहीं, मेरे दादाजी का खजाना मिला है। अच्छा, कहाँ पर? हमारे घर के बेसमेंट में अंकल, बस उसी में मिला। अंकल मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ। दीपक चला गया। ओह, तो ये बात थी। जब शहर से आया था तो भिखारी था और अब अमीर बन गया है। मैं भी कितना बुद्धू हूँ कि मैंने उसको खंडहर समझकर छोड़ दिया। लेकिन रंजीते, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तू अब भी वहाँ पर डकैती डाल सकता है, तो देर किस बात की है? चल, जल्दी चल। रणजीत पीछे वाले रास्ते से बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ चाबियां भी रखी हैं। रंजीत ने पहली अलमारी खोली तो उसमें से धुआं निकलता है और दूसरी व तीसरी अलमारी अपने आप खुल गई। दूसरी अलमारी से गर्म पानी और तीसरी अलमारी से आग निकली, जिसने रंजीत को जकड़ लिया और रंजीत चीख चीख कर जलकर राख हो गया। आवाज सुनकर मानसिंह और उसकी पत्नी भी आ गए। जादुई अलमारी से आवाज आई, मानसिंह, हम तीनों जादुई अलमारी हैं। तुम बेफिक्र रहो, इस धन पर तुम्हारे परिवार का हक है। हम ये किसी और को नहीं लेने देंगे। मानसिंह को जादुई अलमारियों का राज समझ आ गया और अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।